हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल विजडम बुक में। तो ये जो हमारी एचपी जीके बेस्ड सीरीज हिमाचल प्रदेश जीके जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवश्यक सीरीज है, इसका मैं पार्ट 2 लेकर आ गया हूं, जो कि हमारा प्रमुख हिमाचल प्रदेश की प्रमुख नदियों से संबंधित हमारा पहला पार्ट रहने वाला है। तो होपफुली आपने प्रीवियस लेक्चर को भी देखा होगा, अगर नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो के लिंक को भी देख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो आज के हमारे टॉपिक का विषय है रिवर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की नदियों के बारे में आज हम जो है इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं हम आज की हमारी वीडियो में। तो सबसे पहले जो रिवर हमारी जल ग्रहण दृष्टि वाटर कैचमेंट एरिया के हिसाब से हम उन्हें 5 रिवर्स हैं हिमाचल प्रदेश की मुख्यतः, और इन पांचों रिवर्स को हम वाटर कैचमेंट कैपेसिटी के हिसाब से जो है इस तरह से रैंक वाइज रखते हैं, SBCR इसकी ट्रिक एक बना लेते हैं हम सब क्राई नाम से। तो सबसे पहले जो एस आ जाता है उससे हमारे पास सतलुज आ जाती है। सतलुज की वाटर कैचमेंट कैपेसिटी जो है 20,000 किलोमीटर स्क्वायर में फैली हुई है। तो ये हमारे पास सबसे ज़्यादा जल अधिग्रहण करने वाली नदी है। दूसरे नंबर पर हमारे पास ब्यास आ जाती है, जो कि 12,000 किलोमीटर स्क्वायर में अपना वाटर कैचमेंट कैपेसिटी एरिया को वाटर कैचमेंट करती है। तीसरा हमारे पास आ जाती है चिनाब नदी, जो कि 7500 किलोमीटर एरिया में अपना जल ग्रहण करती है। उसके बाद चौथे स्थान पे हमारे पास रावी नदी आ जाती है, जो कि 5451 किलोमीटर स्क्वायर में अपना एरिया कैचमेंट करती है। और अंतिम और सबसे छोटी हमारे पास यमुना नदी आ जाती है, जो कि 2320 किलोमीटर में हमारा अपना वाटर कैचमेंट एरिया करती है। तो इसको आप इस ट्रिक से याद रख सकते हैं, सब क्राई ट्रिक से, मतलब कि सभी रोए। हिमाचल प्रदेश में इतना ज़्यादा पानी हो गया कि सभी रोए। तो इसके साथ साथ ही बढ़ते हैं हम हमारी पहली नदी की तरफ, जो कि हमारे पास सतलुज नदी आ जाती है। तो टोटल लेंथ जो है सतलुज नदी की 1448 किलोमीटर फैली हुई है, एरिया में फैली हुई है, और हिमाचल में इसका जो है 320 किलोमीटर ये फ्लो करती है। टोटल जो है ये 1448 किलोमीटर तक लेंथ को कवर करती है। उसके बाद हम वैदिक नाम देखते हैं, तो सतलुज का वैदिक नाम शताद्री या शतुद्री हो जाता है, और इसका संस्कृत नेम जो है शतुद्रु या शतद्रु हो जाता है। तो ये भी आप यहाँ से ध्यान रखेंगे, आपको वैदिक नाम और संस्कृत नामों के बारे में पूछा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी उत्पत्ति जो है, इसके ओरिजिन जो है हमें पता है कि तिब्बत के मानसरोवर के पास जो है राकस तालक नामक एक झील से इसका ओरिजिन स्थान है। उसके बाद हम देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो है ये प्रवेश किन्नौर के शिपकी दर्रे से करती है, और ये शिपकी दर्रा जो है हिमाचल और तिब्बत के बीच में स्थित एक दर्रा है, जहाँ से कि हिमाचल को जो है तिब्बत से जोड़ने वाला दर्रा भी शिपकी दर्रा ही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे भी आप यहाँ से ध्यान रखते हैं। और साथ ही हम यहाँ से देखते हैं कि हिमाचल को छोड़ती हुई ये जो है भाखड़ा बांध या नैला बिलासपुर क्षेत्र से, उसके बाद ये जो है पंजाब में भाखड़ा से प्रवेश करती है। भाखड़ा के पास जो है नैला नामक स्थान है, जो कि बिलासपुर और पंजाब की बाउंड्री पे है। वहाँ से जो है ये पंजाब में प्रवेश करती है। इसके बाद इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ जो है बसपा और स्पीति नदियाँ जो हैं इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। सतलुज नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है स्पीति नदी हो जाती है, और हमें पता है कि स्पीति नदी जो है लाहौल स्पीति के कुंजुम दर्रा से इसका ओरिजिन स्थान है, वहाँ से ये ओरिजिनेट होती है। और ये नदी जो है सतलुज के किनारे में खाब नामक स्थान पर मिलती है। इसे आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। और इसकी टोटल लेंथ ऑफ स्पीति रिवर जो है 112 किलोमीटर है, जब तक ये सतलुज नदी में आकर नहीं मिल जाती है। उसके बाद दूसरी हमारे पास जो प्रमुख इसकी सहायक नदी है वो है बसपा नदी। तो बसपा नदी की जो टोटल लेंथ है, बसपा नदी की जो ओरिजिन स्थान है वो सांगला घाटी किन्नौर से ये ओरिजिनेट होती है बसपा नदी, और ये नदी जो है सतलुज में किन्नौर के करछम के पास से आकर मिलती है। इसे भी आप यहाँ से ध्यान रखेंगे कि किन्नौर के करछम में जो है बसपा नदी जो है सतलुज नदी में आकर मिल जाती है। तो हमने पढ़ा कि किन्नौर के करछम में जो है बसपा नदी सतलुज नदी से आकर मिलती है, और इसी करछम नामक क्षेत्र में जो है एक भेड़ प्रजनन केंद्र भी पाया जाता है। इसी तरह आपसे पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश में कुल कितने भेड़ प्रजनन केंद्र हैं, तो इन्हें भी आप यहाँ पर बॉक्स बनाकर साइड में नोट डाउन कर लीजिए कि हमारे पास जो है कुल 5 भेड़ प्रजनन केंद्र जो है हिमाचल में स्थित हैं। इनमें से करछम किन्नौर का भेड़ प्रजनन केंद्र के बारे में आप सभी ने अभी पढ़ लिया है। साथ ही जो है ताल नामक स्थान पर हमीरपुर में जो स्थित है वहाँ पर भी भेड़ प्रजनन केंद्र स्थित है। मंडी के नगवाई में भी ये प्रजनन केंद्र स्थित है, और ज्यूरी शिमला में भी भेड़ प्रजनन केंद्र स्थित है। साथ ही साथ सरोल चंबा में भी भेड़ प्रजनन केंद्र
स्थित है। इसके साथ ही हम पढ़ते हैं कि सतलुज नदी जो है एचपी में 6 जिलों की सीमाओं को स्पर्श करती है। तो उन 6 जिलों में से हमने देखा कि किन्नौर पहला जिला हो जाता है। फिर हमने पढ़ा कि शिमला में भी ये प्रवेश करती है, कुल्लू के कुछ क्षेत्रों में भी ये प्रवेश करती है, मंडी की कुछ क्षेत्रों में भी ये प्रवेश करती है। साथ ही साथ सोलन और बिलासपुर के कुछ क्षेत्रों में भी ये प्रवेश करती है। तो इस प्रकार 6 डिस्ट्रिक्ट्स में जो है इस नदी का प्रवेश होता है। साथ ही हम यहाँ से पढ़ते हैं कि भाखड़ा बांध जो है सतलुज नदी पर है और इसकी नींव जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी। तो इसकी कंस्ट्रक्शन जो है 17 नवंबर 1955 ईस्वी को स्टार्ट हुई थी। साथ ही जो है इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई थी वर्ष 1962 ईस्वी में और इसकी हाइट जो है 226 मीटर है और लेंथ इसकी 520 मीटर है। साथ ही साथ इसकी विड्थ जो है 9 मीटर के आसपास है और इसका आर्किटेक्चर जो थे वो मिस्टर हार्वे स्लोकेम थे। हार्वे स्लोकेम जो है इसके आर्किटेक्चर थे और इसके बनाने का विचार जो है सर लुइस द्वारा दिया गया था और इसकी कैपेसिटी जो है 1325 मेगावाट की कैपेसिटी की बिजली जो है ये भाखड़ा बांध जो है बनाता है, प्रोड्यूस करता है। और साथ ही जो है एचपी में बहने वाली सबसे लंबी नदी जो है हमारे पास सतलुज नदी हो जाती है, जिसकी 320 किलोमीटर एरिया जो है हिमाचल का कवर करता है। और साथ ही हम यहाँ से पढ़ते हैं कि सतलुज नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी या खड्ड जो है सीर खड्ड को माना जाता है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि सीर खड्ड का जो ओरिजिन स्थान है वो मंडी में माना जाता है, लेकिन ये जो है फ्लो करती है बिलासपुर और हमीरपुर के कुछ एरियाज में भी ये फ्लो करती है। तो सीर खड्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट खड्ड हमारे पास हो जाती है, जो कि सतलुज नदी की सबसे बड़ी सहायक खड्ड या नाला है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। साथ ही अनदर नेम ऑफ सतलुज रिवर, इसे जो है कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है। तो इसके कुछ अन्य नाम हमारे पास आ जाते हैं। पीली नदी, लाल नदी, काली नदी, जुंगती आदि नामों से इसे जाना जाता है। और साथ ही हम यहाँ देखते हैं कि सतलुज नदी को जो है हिमाचल में लाने का श्रेय जो है पौराणिक ग्रंथों के अनुसार बाणासुर को इसका श्रेय दिया जाता है। और हमने पढ़ा कि सतलुज नदी जो है बिलासपुर, कुल्लू, सोलन, शिमला, मंडी, किन्नौर आदि 6 डिस्ट्रिक्ट्स में जो है प्रवेश करती है। और इन 6 डिस्ट्रिक्ट्स में जो है ये हमने पढ़ा कि किन्नौर में ये शिपकी नामक स्थान पर प्रवेश करती है। साथ ही हम देखेंगे कि मंडी में जो है ये फिरनू नामक स्थान पर प्रवेश करती है। शिमला में ये जो है भड़ालू या फिर भड़ारू या फिर बढ़ाल या फिर छुहारा घाटी में ये जो है शिमला में प्रवेश करती है। और साथ ही कुल्लू और सोलन की जो है ये बाउंड्री लाइन सीमा पर प्रवेश करती है। और हम देखते हैं कि बिलासपुर में ये करोल नामक स्थान पर जो है बिलासपुर में प्रवेश करती है। तो इन सभी बातों को भी हम यहाँ से ध्यान रखेंगे, आप इन्हें भी साथ साथ जो है नोट डाउन कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है दूसरी नदी जो महत्वपूर्ण नदी है, ब्यास नदी, जिसका कि वैदिक नाम अर्जिकिया है और संस्कृत नाम इसका विपाशा है। इसकी टोटल लेंथ जो है 460 किलोमीटर एरिया ये में फ्लो होती है और हिमाचल में जो है इसका प्रवाह 256 किलोमीटर तक है। तो इन्हें भी आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। साथ ही जो इसकी ओरिजिन जो उत्पत्ति स्थान है ब्यास कुंड में, कुल्लू के समीप जो है रोहतांग दर्रे के ब्यास कुंड से जो है इसका ओरिजिन होता है। और ब्यास नदी को पानी जो है रोहतांग दर्रे से ही मिलता है। रोहतांग दर्रे को जो है लाशों का ढेर भी कहा जाता है। तो रोहतांग का मतलब ही है लाशों का ढेर। इन्हें इस बात को भी आप यहाँ से ध्यान रखेंगे, ये भी आपके क्वेश्चंस में पूछा जाता है। यहाँ पे हम एक रफ सा मैप जो है साथ में बना लेंगे। तो यहाँ से हम देखते हैं कि ब्यास नदी जो है कुल्लू से ओरिजिनेट होते हुए, यहाँ पे हम देखते हैं कुल्लू से ओरिजिनेट होते हुए ये मंडी के सीमांत क्षेत्रों से होते हुए हमीरपुर की बाउंड्री होते हुए जो है कांगड़ा में एंटर करती है और कांगड़ा में जो है ये मिर्थल नामक स्थल पर कांगड़ा को छोड़ती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि मिर्थल नामक स्थान पर कांगड़ा को छोड़कर जो है पंजाब में चली जाती है। तो ब्यास कुंड से जो है रोहतांग पास से जो है ब्यास नदी ओरिजिनेट होती है। साथ ही साथ ये जो है होते हुए मंडी की सीमा में बजौरा में एंटर करती है और बजौरा के साथ साथ ही जो है हमीरपुर की सीमा में ये हरसीपट्टम में आकर हमीरपुर की सीमा में आ जाती है। उसके बाद ये संधोल नामक स्थान पर जो है कांगड़ा में प्रवेश करते हुए जो है ये मिर्थल नामक स्थान पर होते हुए ये पंजाब में एंटर कर जाती है। तो इसी तरह एक रफ सा डायग्राम जो है साथ ही साथ आप भी बना सकते हैं। फिर से आप देखिएगा कि ये बजौरा में मंडी में प्रवेश करती है, हरसीपट्टम में ये हमीरपुर में प्रवेश करती है, संधोल में ये कांगड़ा में प्रवेश करते हुए जो है मिर्थल नामक स्थान पर ये पंजाब में प्रवेश करती है। तो इस तरह से आप जो है एक छोटा सा डायग्राम साथ में बना सकते हैं। और साथ ही यहाँ पे हम देखते हैं कि ब्यास नदी जो है
एचपी को कांगड़ा के मिर्थल नामक स्थान पर छोड़कर पंजाब में प्रवेश करती है। तो ये जो है हमारे पास मिर्थल पॉइंट आ जाता है, जहाँ से ये पंजाब में प्रवेश करती है। इस डायग्राम को आप जो है खुद से भी ज़रूर बनाइएगा। ब्यास नदी जो है कांगड़ा, मंडी, हमीरपुर और कुल्लू, मंडी, हमीरपुर और कांगड़ा की सीमा होते हुए जो है मिर्थल होकर पंजाब में जा मिलती है। तो इसके साथ ही यहाँ पे हम ये डायग्राम देखते हुए नीचे देखते हैं कि प्रमुख सहायक नदी जो है इसकी पार्वती नदी है, जो कि ओरिजिनेट होती है मानतलाई लेक से। कुल्लू के ही मानतलाई नामक स्थान पर जो है पार्वती वैली में मानतलाई लेक से ये ओरिजिनेट होती है। और पार्वती नदी जो है ब्यास नदी से कुल्लू में आकर जो है शमशी के पास आकर मिलती है। इसमें जो है मुख्यतः यूरेनियम धातु पाई जाती है। तो यूरेनियम धातु अगर आपसे पूछा जाए तो कौन सी नदी में पाई जाती है, तो ये मुख्यतः पार्वती नदी में पाई जाती है। तो हम देखते हैं कि डिफरेंट रिवर्स में कौन कौन सी धातुएं जो पाई जाती है, इसको भी आप एक बॉक्स बनाकर साइड में नोट डाउन कर सकते हैं। तो हमने पढ़ा कि पार्वती नदी में जो है यूरेनियम पाया जाता है। साथ ही चिनाब नदी में जो है मुख्यतः गोल्ड या सोना पाया जाता है। टोंस नदी में जो है अभ्रक या माइका पाया जाता है। टोंस नदी जो कि यमुना की सहायक नदी है, उसमें अभ्रक या माइका पाया जाता है। इसके साथ ही यहाँ पर जो है हम एक टेबुलर फॉर्म में जो है इनकी टोटल लेंथ, एचपी में फ्लो, वैदिक नाम और संस्कृत नाम को जो है सभी नदियों के, पांचों प्रमुख नदियों के यहाँ पर एक जगह पे ही देख लेते हैं। तो सतलुज नदी जो है 1448 किलोमीटर टोटल इसकी लेंथ है, जो कि एचपी में जो है ये 320 किलोमीटर फ्लो करती है, जो कि एचपी में सबसे ज़्यादा ये फ्लो करती है। और इसका वैदिक नाम जो है शतुद्री है और संस्कृत नेम इसका शतुद्रु या शताद्रु है। तो दूसरा हमारे पास आ जाती है ब्यास नदी, जो कि 460 किलोमीटर की टोटल लेंथ है इसकी, और 256 इसमें से 256 किलोमीटर जो है ये हिमाचल में फ्लो करती है। और अर्जिकिया जो है इसका वैदिक नाम है और विपाशा जो है इसका संस्कृत नाम है। तीसरी रिवर हमारे पास चिनाब नदी आ जाती है, जो कि टोटल लेंथ इसकी 1200 किलोमीटर है और 122 किलोमीटर जो है ये हिमाचल में फ्लो करती है। और इसका जो है वैदिक नाम हमारे पास असिकनी आ जाती है और चंद्रभागा जो है इसका संस्कृत नाम आ जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं रावी नदी जो है 720 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है, 158 किलोमीटर जो है हिमाचल प्रदेश में फ्लो करती है और पुरुषणी इसका वैदिक नाम है और इरावती इसे संस्कृत नेम इसका इरावती है। नेक्स्ट हमारे पास यमुना नदी आ जाती है, जो कि 7525 किलोमीटर फ्लो करती है, जो कि इसमें से टोटल कुल 22 किलोमीटर ही सिर्फ हिमाचल के कुछ एरियाज में फ्लो करती है। और कालिंदी जो है इसका वैदिक नाम है और इसका कोई भी संस्कृत नाम जो है अवेलेबल नहीं है। तो इस ट्रिक के अकॉर्डिंगली जो है आप इन्हें याद रख सकते हैं, जैसे कि एस सतलुज का जो है शतद्रु या शताद्री, जो कि आप नाम देखते ही पहचान सकते हैं। दूसरा हमारे पास बीबीए आ जाता है, ब्यास का जो है विपाशा संस्कृत नेम, और अर्जिक्या जो है ए से अर्जिक्या जो है इसका वैदिक नाम आ जाता है। तीसरा हमारे पास सीसीए आ जाता है, जिसमें कि चिनाब का जो है सी से चिनाब जो है इसका नेम है रिवर का, और जो है चंद्रभागा इसका संस्कृत नेम और असिकनी इसका वैदिक नेम है। चौथा हमारे पास RIP आ जाता है, जो कि रावी को हम ऐसे याद रख सकते हैं। इसका जो है संस्कृत नाम इरावती है और पुरुषणी इसका वैदिक नाम है। नेक्स्ट हमारे पास यमुना आ जाती है, जिसे हम YK से याद रख सकते हैं। यमुना यानी Y और K से मतलब कालिंदी, कालिंदी जो है इसका वैदिक नाम है। तो इन सभी को हम यहाँ से ध्यान रखते हैं। सो दैट वॉज ऑल इन टूडेज वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम तो लाइक कीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, कमेंट कीजिए अपने सजेशंस और फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। ऐसे ही वीडियोस, बेहतरीन वीडियोस जो है हम आपके लिए इन फ्यूचर लाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।